साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूँ एरोमेटिक केमिस्ट्री में बेंजीन और एरोमेटिसिटी क्या है। दोस्तों बेंजीन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि बेंजीन के अलावा भी कौन से कंपाउंड है जो एरोमेटिक हैं, या वो एरोमेटिक है तो हम कैसे मालूम करें कि वो एरोमेटिक है। बात को समझना, यानी कि अब हमें हमारे पास कुछ ऐसे मापदंड होने चाहिए जिससे हम ये पता कर सकें कि भाई ये एरोमेटिक है या ये नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि हम केवल बेंजीन रिंग को देखकर या बेंजीन के जैसे रिंग को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो इसके लिए क्या हुआ दोस्तों, एक टर्म आती है, वो आती है एरोमेटिकता। यानी एरोमेटिकता क्या है, यानी कि जब क्या होता है, जब एक रिंग, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में चक्रीय निकाय, ठीक है, एक रिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम चक्रीय निकाय। अब वो जो चक्रीय निकाय है, वो जो रिंग सिस्टम है, वो क्या करेगा कि पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन कर देगा। अब डीलोकेलाइजेशन कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा कि उसमें एरोमेटिकता आ जाएगी, ठीक है, एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता आ जाएगी। इसी कंडीशन को हम एरोमेटिकता कहते हैं। यानी कि क्या होगा कि जो रिंग सिस्टम है, वो जो पाई बॉन्ड है, जितने भी उसके अंदर मौजूद है, उन पाई बॉन्ड का वो क्या करेगा, डीलोकेलाइजेशन करेगा, यानी विस्थानीकरण है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक हो जाएगा, और इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, एरोमेटिकता, ठीक है। क्या है एरोमेटिकता की डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या, ये तो हो गई भी एरोमेटिकता, लेकिन किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी होने की क्या कंडीशन है, कब वो एरोमेटिक होगा, या हम कब कहेंगे कि भैया ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसके लिए क्या है, जो सबसे पहली कंडीशन है कि भाई किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक, ठीक है। अब ये तो थी एरोमेटिकता की, हमने बात कर ली। अब इसके लिए क्या, जो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे कुछ क्राइटेरिया है जो हमें कंप्लीट करने होंगे। तो पहला जो क्राइटेरिया था, देखो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही आता है कि वो क्या होना चाहिए, वो एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ये सबसे पहला क्या है, सबसे पहले ये जो अपना मापदंड है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे अपन मापदंड की बात कर रहे हैं, या मैं कहूँ तो हम कुछ क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं कि भाई क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, क्राइटेरिया क्या होने चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए किसी भी कंपाउंड में। यानी कि क्या आवश्यक शर्त है, मापदंड है। तो सबसे पहला मापदंड होना चाहिए कि वो जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, वो एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो चक्रीय या साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। अब जो दूसरा मापदंड है वो यह है कि उसके जो सारे एटम है जो उस रिंग से, जैसे मान लो कि भैया ये मेरे, मान लो एक बार के लिए हम यहाँ पे क्या करें, बेंजीन को ही लेके चले, ठीक है। तो जो सारे के सारे जो कंपाउंड है वो सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, यानी एक ही तल, ठीक है, तल में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तल का मतलब है कि भैया प्लेन, ठीक है। मैंने पहले कहा कि हिंदी और इंग्लिश साथ में चलेगी, ठीक है। तो यानी एक ही प्लेन में होना चाहिए, यानी कि मान लो ये मेरा जो हाथ है वो आपकी एक रिंग है, तो जैसे ये मेरा लगा हुआ ना, ऐसे सारे के सारे एक ही, जैसे जो कार्बन के 180 डिग्री पर ही क्या होना चाहिए, दूसरे वाले कंपाउंड होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई जैसे ये वाली कंडीशन, जैसे ये मेरा है, यहाँ पे कोई कंपाउंड दिया, अब ये 190 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ से देखो ऐसे, ये 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ऐसे बिल्कुल 80 डिग्री पे, सारे के सारे एक ही तल में, वो एकदम प्लेनर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कि हम उसकी क्या है, लेयर्स बना सके। जैसे ग्रेफाइट होता है ना, उसकी लेयर बना सके, क्योंकि वो सारे एक ही किसमें है, एक ही प्लेन में है। तो किसमें होना चाहिए, दूसरी शर्त भी वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। अब दूसरा क्या है, जो तीसरी कंडीशन वो है कि वो अनसेचुरेटेड होने चाहिए, ठीक है, अनसेचुरेटेड। या अनसेचुरेटेड से मतलब है कि उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और उनमें क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है, कंजुगेशन यानी संयुग्मन।
संयुग्मन होने का मतलब है, संयुग्मन की कंडीशन कब होगी, जैसे सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ये वाली कंडीशन है होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मान लो आप कार्बन ही मान लो। ठीक है, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, उनमें कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो चौथी शर्त है वो ये है कि उनमें क्या है कि जो पाई बॉन्ड है उनका कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। बस सबसे जो मेन शर्त है वो डीलोकेलाइजेशन की है। मतलब अगर कोई कंपाउंड अपने अंदर मौजूद पाई बॉन्ड का अगर वो डीलोकेलाइजेशन कर देता है, यानी कि डीलोकेलाइजेशन से है कि हम ऐसे पता नहीं लगा सकते, लोकेशन का हम पता नहीं कर सकते कि भैया ये यहाँ पर जो लोकेशन है या यहाँ पे, जैसे मैं ऐसा मानूं कि भाई यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बेंजीन रिंग में ऐसा नहीं है। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों की सुविधा के लिए है। बाकी जो ओरिजिनल कंडीशन होती है पाई बॉन्ड की वो ये होती है, वो पूरी की पूरी रिंग में फैले हुए रहते हैं। अगर ये एक ही जगह होते, अगर इनकी कोई फिक्स लोकेशन होती, तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, सारी की सारी रिएक्शन एडिशन ही देता, क्योंकि भी एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। अब पाई इलेक्ट्रॉन की तो प्रेजेंस है, लेकिन उनकी कोई एक विशेष लोकेशन नहीं है कि भैया यहाँ जाके अपना पाई बॉन्ड है तो आने वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसीलिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, डीलोकेलाइजेशन की कंडीशन होनी चाहिए कंप्लीट। जो अब फिफ्थ शर्त है वो ये है कि भैया कि जो मैंने अभी बताया, जो फिफ्थ शर्त वो है कि इनमें क्या होना चाहिए, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनको होने, इनके अंदर होने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये कैपेसिटी मौजूद है इनके अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने की मौजूद है कैपेसिटी, तो ये एरोमेटिक हो गए। अब आप कहोगे कि जो एल्किल क्लोराइड है वो भी तो क्या देते हैं, वो भी तो एल्किल क्लोराइड है वो भी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन मैं आपको जो पहली शर्त वो साइक्लिक कंपाउंड की तो होनी चाहिए ना। अगर ये कंडीशन है और ये कंडीशन तब होगा। अगर आप एक कंडीशन को लेके चलोगे तो एक कंडीशन नहीं, इनमें से या तो सारी कंडीशन या कोई चार, या तो सारी कंडीशन या कोई चार कंडीशन, या कुछ का मतलब कोई चार या तीन चार कंडीशन तो करना चाहिए ना। अगर जैसे साइक्लिक की है तो हम नहीं मानेंगे ठीक है, यानी कम से कम या तो सारी या इनमें से कोई चार। और अब जो अपनी सबसे जो ठीक है, और अब क्या ये तो हो गया। अब जो कंडीशन है छठी कंडीशन अपनी ये है कि क्या होना चाहिए, उनका जो कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है वो 1 या 2 पिकोमीटर या मैं कहूं कि सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग मीटर के बीच में होना चाहिए, इनके मीड में होना चाहिए। जैसे अगर मैं बेंजीन का बताऊं तो बेंजीन का कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो 146 है, यानी न तो ये सिंगल बॉन्ड की है और न ही ये ट्रिपल बॉन्ड की है, यानी न या डबल बॉन्ड की है, यानी ये कुछ इनके बीच की है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं तो वो 140 ये होती है, जबकि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी 120 ये वाली होती है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जबकि इसकी 146 यानी इसके बीच की है, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ कार्बन की होनी चाहिए। तो वो क्या किस दशा को पूरी करेगा, वो एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को पूरा करेगा। अब अपनी जो लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन से हम ये सब चीजें तो देखो प्रैक्टिकली तौर से हम देख सकते हैं कि प्लेन में है कि नहीं है, या उसका हमें स्ट्रक्चर डायग्राम पूर्ण रूप से दिया हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि भैया ये क्या है, कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन इन सब चीजें, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। फिर इन सब चीजों के बाद में एक बहुत ही बढ़िया रूल आया जो 8वां है, वो है कि वो हक्कल के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, हक्कल का नियम। ठीक है, अब आप कहोगे क्या यार हक्कल रूल क्या है। ठीक है, यानी किसको पालन करना चाहिए, हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल का अगर वो पालन कर रहा है, हक्कल्स रूल की वो पालना कर रहा है, तो क्या है वो, ठीक है, हक्कल्स रूल का क्या करना चाहिए, हक्कल्स नियम का पालन करना चाहिए। अब हक्कल रूल का पालन क्या है, हक्कल ने कहा कि भाई
हमें अगर पता है कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं। तो उसमें पाई बॉन्ड की संख्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाली शर्त कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपको ये शर्त समझ में नहीं आ रही होगी, इसके बारे में बताते हैं कि ये मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उस रिंग के अंदर मौजूद होने चाहिए, तभी वो रिंग क्या होगी, मतलब क्या होगी, वो एक एरोमेटिक रिंग होगी। यानी इस फॉर्मूले के लिए क्या है कि 4 पाई n का मतलब, यहाँ n का मतलब तो हो गया 1 2 3 4, और पाई जो है देखो क्या है, इसको समझने के लिए अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स में जाते हैं। क्या होगा कि अगर आपको मान लो कोई भी कंपाउंड दिया है और अब आपको पूछ ले कि भैया इसके अंदर ये जो मतलब रिंग है ये एरोमेटिक है या ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैं इसका ही डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, और एक मैं डायग्राम बनाता हूं अपने बेंजीन का, ठीक है, जो कि अपना क्या है जाना पहचाना। अब ये हो गया ऑक्टो मतलब साइक्लो ऑक्टाइन ऑक्टाटेट्राइन, ठीक है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ठीक है। इसमें क्या है 1 2 3 और 4, इसमें ये 1। अब हमें क्या करना है, ये जो रूल है या ये जो फॉर्मूला है उसके पालन के लिए क्या मैं यहां बता रहा हूं, उस चीज को आप ध्यान से समझना। मैं इसको मतलब क्या है कि वर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा अगर इसको सोल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड गिनते हैं भाई, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। आपको पता है कि ये पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 एंड 6, यानी पाई बॉन्ड हो गए 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन 6, इसमें हो गए 1 2 3 4, यानी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। अब इस फॉलो में हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे मानना है कि ये रूल कुछ इस तरह से, समझ गए, इस रूल को हमें ऐसे माना, क्योंकि अगर हम इधर 0 मानेंगे तो इसको उधर भेज सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि हमें क्या है, हमें यहाँ n की वैल्यू हमारा जो सारा जो हम ये जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मेन जो एम है वो है कि हमें इस n की वैल्यू मालूम करनी है, और n की जो वैल्यू है वो 0 या 1 से लेकर आगे कुछ भी आनी चाहिए, ये मतलब डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर ये मान लो 1.2 आ गई, 1.4 आ गई, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। कैसे, जैसे आओ, अब मेरा 4n, पाई कितने, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने भैया, यहां देखो तो 8, ये मेरा 2, ये मेरा प्लस और ये मेरा 4n, ठीक है। क्या होगा, मैं इस 2 को उधर भेजता हूं तो क्या होगा, ये 8 - 2 = 6, ठीक है, और यहां पर मेरा 4n। अब क्या होगा कि मैं n को तो इधर रख लूंगा, अब 4 क्या है, अगर मैं इसको उधर भेजता हूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी अगर मैं इसको करूं तो ये हो गया 1.5। मैंने क्या कहा, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन जो है कंपाउंड, ये एरोमेटिक नहीं है। रीजन क्या है कि ये हक्कल के रूल का पालन नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये हक्कल के रूल का पालन करता तो क्या होता, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता, ये हक्कल के रूल का पालन नहीं कर रहा है। देख लिया। अब आओ कि बेंजीन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। अब देखो पाई, तो 4n, तो 4n + 2 = 6, ठीक है। तो हमने इसको 2 को उधर भेजा तो ये रह गया 4, ये रह गया 4n, n को इधर रखा तो 4 × 4 यानी कि 1, 0 नहीं आता, 1 आता, ठीक है, क्योंकि इसको 4 में कितने बार गया, 1 बार, ठीक है, डिवाइड किया तो 1, यानी कि यहां पर हमारी जो शर्त है, ठीक है, यहां पे 9 रख दो, ठीक है। तो हमारी जो शर्त है उसको बेंजीन क्या कर रहा है, हक्कल के रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये यहां पे क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब क्या है, अब एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या है, ये तो आपने समझ लिया हक्कल का रूल क्या है। अब क्या है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, अब उनमें क्या है कि 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। अब एरोमेटिक रिंग में भी 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। मैं उनको बताने के बाद 2-3 क्वेश्चन हम हक्कल रूल्स के और फॉलो करेंगे और सोल्व करेंगे, ताकि क्या है कि आप कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करना सीख जाएं, ठीक है। देखो अब क्या है कि हक्कल का रूल तो हो गया। अब क्या है कि हमने कहा कि भी हमें यह पता चल गया कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड 2 टाइप के। अब हमने रिंग की बात की, हमने ये नहीं की कि सब में बेंजीन रिंग या हेक्सागोनल रिंग होनी चाहिए। हमने ये कहा कि वो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, और साइकिल है वो
या प्रोपेन से ही शुरू हो जाती है, यानी ये साइक्लोप्रोपेन से ही जो रिंग है यहीं से शुरू हो गई। फिर हम यहाँ कहेंगे भी ये साइक्लोब्यूटेन है या ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। और ये हेक्सा, मतलब रिंग तो, अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग तो बहुत सारी है। तो उस आधार पे हमने कहा कि भी अब एरोमेटिक कंपाउंड भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के हैं वो है बेंजेनोइड यौगिक, ठीक है। कौन से? बेंजेनोइड कंपाउंड। अब आपको आगे भैया ये बेंजेनोइड कंपाउंड क्या है, तो देखो बेंजोनोइड कंपाउंड। अब आपको क्या है बेंजोनोइड कंपाउंड क्या, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो, बस। और कोई भी ज्यादा इसकी कोई भारी डेफिनेशन नहीं है कि भाई बेंजीन रिंग हो। अगर बेंजीन रिंग है तो वो बेंजोनोइड कंपाउंड कहलाते हैं। और अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो नॉन बेंजेनोइड रिंग, नॉन बेंजेनोइड रिंग। अब नॉन बेंजीन का मतलब है कि भाई बेंजीन रिंग क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। बेंजीन रिंग क्या है, यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर अब्सेंट है, ठीक है। ये लो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो बेंजीनोइड कंपाउंड, और बेंजीन रिंग अब्सेंट है तो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। अब कौन कौन से हैं भैया बेंजीनोइड कंपाउंड, आओ देखते हैं। देखो, और वो हक्कल रूल का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेंजेनोइड रिंग या बेंजेनोइड कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो जो बेंजेनोइड कंपाउंड है, सबसे पहला तो बेंजीन हो गया, उसके बाद आता है एक नेप्थलीन। नेप्थलीन में क्या है कि नेप्थलीन के अंदर दो, क्या है नेप्थलीन के अंदर, जो नेप्थलीन है उसके अंदर क्या है, ये लो, दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, अब देखते हैं कि भैया ये है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो, ये प्लेनर है, ये साइक्लिक है, ये भी क्या देता है, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है पाई बॉन्ड का। और सबसे लास्ट अपना मेन रूल है, क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो देखते हैं। हक्कल रूल का क्या है, 4n+2 पाई, ठीक है भैया। ये लो 1 2 3 4 5, यानी इसमें हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4n+2 बराबर 10, दो उधर गए 8, इधर रह गया 4n, n इधर रह गया, तो 8/4 डिवाइड बाई 2, मतलब 4 तो 2, यानी कि ये क्या कर रहा है 0 1 2 3 4, n की वैल्यू अगर ये आती है आगे जो भी, मतलब पूर्ण नंबर आनी चाहिए, सीधा सा बात है कि पूर्ण संख्या आनी चाहिए, ठीक है, या कंप्लीट नंबर आना चाहिए। तो 2, यानी कि नेप्थलीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड। वैसे एक एंथ्रासीन होता है, जो क्या होता है, इसमें 3 बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है। कितनी होती है इसमें, 3 बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है। 3 बेंजीन, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14, ठीक है। 14 से 2 गए तो इधर 12 रह जाएंगे, लगभग 3 बार इसका, ये भी सही है। यानी कि अगर किसी, अब इसका जो क्या है, जो उसकी समरी है हक्कल रूल की, वो ये है कि अगर किसी में भी पाई बॉन्ड 6 10 14 18 अगर ये प्रेजेंट है, क्या है, अगर ये उसके अंदर प्रेजेंट है, तो मतलब कितने, कौन से पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड की संख्या 6 10 14 18 है तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। किसके हिसाब से भैया, हक्कल के हिसाब से, ठीक है। अब मैंने कहा कि नॉन बेंजोनोइड, अब देखो नॉन बेंजोनोइड कौन से हैं, एक तो है देखो साइक्लोप्रोपीन की आयन की बात कर रहे हैं, साइक्लोप्रोपीन आयन, ठीक है। इसमें कितने 1, सॉरी यहां पर ये भी लिखना भूल गया मैं, 2, ठीक है। तो देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2, तो 4n+2 बराबर 2, तो ये रह गया, इधर गया तो ये हो गया 0 और ये हो गया 4, यानी 0, और 0 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। तो ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। वैसे का वैसे ही एक साइक्लोपेंटा आयन, कौन सा आयन, साइक्लोपेंटा एनायन, ठीक है। तो अब इस एनायन का क्या है, चलो सॉरी एनायन नहीं,
केटाइन है ना, ये हुआ ना माइनस वाला, ठीक है। तो अब क्या है, और यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर, उस हिसाब से इसके पास 1 2 3 4 एंड 6, यानी इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यही आपकी एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी है, जिसके आपको जो कुछ रूल है वो आपको याद रहने चाहिए, और उस कंपाउंड का हक्कल रूल का क्या करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल का उसको पालन करना चाहिए। यही है एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से, एरोमेटिसिटी के लिहाज से। एरोमेटिक कंपाउंड में हमें ये मालूम करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, देखो मैं सीधा सीधा सा आपको बताता हूँ। एग्जाम में क्या होगा, चाहे रीट ले लो या बोर्ड ले लो या कोई सा भी ऐसा एग्जाम जो कि आप 11th-12th में हो, आपके चाहे तो मैथ सब्जेक्ट हो चाहे बायोलॉजी हो, आप कोई ना कोई एग्जाम देंगे तो वहां पे मैं कह रहा हूं 101% एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिनमें हमें कंपाउंड दे होंगे और हमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है। ऐसे क्वेश्चन में जब नीट वाला सेशन सोल्व करवाऊंगा, नीट जाएगा, तो मैं आपको उसमें वैसे वाले क्वेश्चन बता दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। लेकिन मैंने कहा कि एक सेशन हम एरोमेटिक कंपाउंड का लेंगे, इसलिए वो सेशन ले रहा हूँ। कल आपको ये देखने को जो पूरा का पूरा मैं पेपर आपको सोल्व करवाने वाला हूं, मतलब वो पेपर में वो क्वेश्चन जो एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से पूछे गए हो। तो अब हमने क्या है, एरोमेटिसिटी की बात कर ली। अब हम चलते हैं हमारे वापस अपने पुराने लाडले चहेते टॉपिक बेंजीन पे। देखो जो बेंजीन था, अब देखो बेंजीन क्या देता है, हम इस टॉपिक पे वापस क्यों आए, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि हमें बेंजीन पर वापस आना पड़ा। देखो हमने क्या हुआ कि हमने बेंजीन पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि जो बेंजीन होता है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, क्या देता है वो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन मैं कहूं कि अगर उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो वो क्या रिएक्शन देगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम बेंजीन रिंग थी, ठीक है, ये बेंजीन रिंग थी, और हमने क्या किया अपनी सुविधा के लिए, यहाँ पे हम पाई बॉन्ड का बता रहे हैं, तो आने वाला मान लो ये Cl ग्रुप ही मान लो, तो ये ग्रुप, ठीक है, अब्सेंस ऑफ, ठीक है, आप कहीं यहाँ BHC ना बना दें, अब्सेंस ऑफ सनलाइट और FeCl3 एनहाइड्राइड्स की प्रेजेंट में, तो हमें ये मिला था। तो मैंने क्या करा था कि मैंने इसको यहां अटैच कर दिया। अब ये यहां भी अटैच हो सकता है, यहां भी अटैच, यानी ये जब बेंजीन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ये कहीं भी अटैच हो सकता है। लेकिन मान लो उस पर सब्स्टिट्यूएंट हो, तो आने वाला जो अटैकिंग ग्रुप है वो कहां पर अटैच होगा, वो रिंग में कहां से एंटर होगा। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। जो पहला ग्रुप है वो कौन सा है, वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। डायरेक्टिंग ग्रुप या मैं कहूं एक्टिविंग ग्रुप, ठीक है। यानी आर्थोपेरा क्या, यानी ऐसे ग्रुप जो आने वाले कंपाउंड को, आने वाले अटैकिंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होने दे, उसको एंटर होने दे, वो ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। और इनको हिंदी में कहते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशी या सक्रियणकारी। सक्रियणकारी की जो क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उसको और क्या कर दे, उसको और एक्टिव कर दे, यानी ऑर्थो पैरा क्या करेंगे, और एक्टिव होंगे। अब कौन कौन से वो कंपाउंड है देखो, उससे पहले ऑर्थो पैरा कंडीशन क्या, देखो जैसे ये मान लो ये मेरी बेंजीन है, ठीक है। अब 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, अब यहाँ फर्स्ट तो हम उसको ही गिनेंगे जिसमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है। मान लो यहाँ कोई सा भी एक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या है, ऑर्थो पैरा का मतलब, अब ये आने वाली जो चीज़ है, यहाँ पे जो ऑर्थो होती है वो होती है 1 और 2, यानी ये वाली कंडीशन जो 2 वाली कंडीशन है, अगर यहाँ पे पहले से ही कोई क्या है, कोई
ग्रुप प्रेजेंट हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हो, और फोर्थ जो पोजीशन होती है वो पैरा कहलाती है इसके सापेक्ष, ठीक है। यानी इससे अगर हम बताएंगे भी ये 1 पे है तो ये 4 पे है, यानी यहाँ पर आने वाला जो ग्रुप है वो इस x का पैरा है, यहाँ पर आने वाला ग्रुप इस x का क्या है, ऑर्थो है, यानी कि ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये x यहाँ पे लगे, मान लो आने वाला y ग्रुप, ठीक है। y x, तो ये वाली जो कंडीशन है ये वाली है ऑर्थो कंडीशन और ये वाली है पैरा कंडीशन, ठीक है। और अब एक्टिविंग कैसे होंगे देखो, और कौन से वो ग्रुप होंगे, तो वो ग्रुप है कुछ तो प्लस आई वाले और कुछ कुछ प्लस एम वाले। प्लस आई वाले और प्लस एम वाले ग्रुप आपको पता है, फिर भी चलो जैसे मैं एक सुविधा के लिए बता दूं, यानी वो ग्रुप जिनके पास क्या हो, लोन पेयर हो, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूएंट जिनके पास लोन पेयर हो और जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा रिंग के अंदर, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिविंग ग्रुप होंगे, क्योंकि उसने वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है। इससे बेंजीन रिंग एक्टिव हो जाएगी और वो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए पहले एक बताता हूं, पहले तो मैं वो ग्रुप बता देता हूं। वो ग्रुप है जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो है अमीनो ग्रुप, और कौन से हैं, और वो है हाँ हो गए, ये हो गए। और अमीनो में क्या है, अगर वो अमीनो में भी कौन कौन से हैं, सेकेंडरी हो गया, और सारे के सारे हेलोजन हो गए, सारे हेलोजन, ठीक है, क्योंकि हेलोजन के पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, सारे के सारे हेलोजन ग्रुप। और हो गए अपने साइनाइड ग्रुप, ठीक है। साइनाइड ग्रुप में भी मतलब एल्किल साइनाइड, ठीक है, सॉरी एल्किल साइनाइड ग्रुप, वैसे ही एल्किल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, विनाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब आप तो मेन तो इनको याद रखो, ये वाले अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको एक बार के लिए मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब इतना लॉन्ग, ठीक है। यानी कि हाइड्रोक्सी एल्कोहल ग्रुप, अमीन ग्रुप, सेकेंडरी अमीन ग्रुप और हेलोजन, ये क्या होते हैं, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्टिविंग ग्रुप होते हैं। कैसे देखो, अब वो आर्थो पैरा और एक्टिविंग कैसे है, आओ समझे, इनको लिखे रहने दो। ये मान लो मैं सबसे पहले अपना क्या लेता हूं, फिनोल ही ले लेता हूं। ये फिनोल हो गया ना भाई, ये चीज लगती है फिनोल में। ये जो अपना क्या है, ऑक्सीजन है, इसके पास भैया 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये इस लोन पेयर को इसको दे देगा कि ये ले, ठीक है भैया। जैसे ही इसने इसको दिया तो ये क्या करेगा कि यहां पर क्या होगा, यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पे बॉन्ड बनने की कंडीशन में क्या होगा, यहां बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला क्या करेगा कि इसको दे देगा, ठीक है। कैसे देखो, इसने इसको दे दिया, नहीं ये तो हो गया पॉजिटिव। यहां डबल बॉन्ड बनते हैं, क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये हो गया अपना नेगेटिव, ठीक है। समझ गए आप, हो गए नेगेटिव, ठीक है। अब यहां रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम इसको समझेंगे कि कैसे ये आर्थो पैरा है, ठीक है। और इस नेगेटिव का मतलब है, समझना इस चीज को, ठीक है भाई। 1 2 तो मैं इधर भी गिन सकता हूं, ये भी 1 2, ये भी 1 4, समझ गए आप। तो ठीक है, आपको समझाने के लिए एक बार के लिए, ठीक है, 1 मिनट मैं क्या करता हूं, ताकि वो जो जिस हम दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में ये चीज समझ में आए, तो मैं ज्यादा बेटर समझता हूं, ठीक है। ठीक है, तो इसने कहा कि भैया तू अपना वापिस ले ले, अपना इलेक्ट्रॉन वापिस ले ले। तो ये हो गया अपना नेगेटिव, ये अपना पॉजिटिव था ही। तो अब क्या हुआ, आगे की कंडीशन में क्या हुआ देखो,
अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इन बॉन्ड को तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये लो ये बॉन्ड, तो जैसे यह नेगेटिव हुआ ये अपना बॉन्ड यहां दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये अपना बॉन्ड अपने छेड़ा ही नहीं, और यहां जैसे इसने दिया यहां बॉन्ड बन गया और यहां नेगेटिव आ गया और ये अपना OH पॉजिटिव, ठीक है। मैं आगे भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकता हूं, लेकिन इस चीज को आप समझो। देखो आ गई ना कंडीशन, ठीक है। आगे वापस क्या हुआ कि भैया ये इसको वापस यहां देगा और कंडीशन आएगी अपने पास ये, ठीक है, यहां नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये और ये OH पॉजिटिव, ठीक है। यहां तक ही रहने दो। अब आप इस चीज को समझो, ये भी ऑर्थो हो गई, ये भी ऑर्थो हो गई, ये पेरा और ये ऑर्थो, यानी कि ये ग्रुप देखो, अब आने वाला ग्रुप यही क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे पेरा पे ज्यादा है, और सब्स्टिट्यूशन कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी आने वाले अटैकिंग ग्रुप को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो उसको कहां मिल रहा है, वो उसको ऑर्थो और पेरा पे मिल रहा है, इसीलिए ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग या एक्टिविंग ग्रुप है, ठीक है। एक्टिविंग ग्रुप भी कैसे है, इससे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और ये आराम से ये आर्थोपेरा क्या करेंगे, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा ना कुछ, अब यहां पे जो ये और ये जो CH3 और ये वाले ग्रुप है, ये आप प्लस देते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन है वो -I वाले होते हैं लेकिन +M होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अगर आप ये चीज भी याद नहीं रखो, आप तो ये चीज याद रखो भी किसी के पास लोन पेयर है, अगर वो लोन पेयर को अपने बेंजीन रिंग को दे रहा है, इससे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो एक्टिव हो गया है, और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि कैसे वो आर्थो और पेरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब जो अपनी नेक्स्ट कंडीशन है वो है, देखो इसमें पोजीशन कितनी हो गई, आर्थो पेरा पोजीशन है। अब क्या है कि आपको पता है कि मैंने थर्ड पोजीशन को छोड़ा था, यानी कि, ठीक है, एक मिनट टॉपिक लगा लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, ग्रुप और डीएक्टिविंग। अब डीएक्टिविंग भी कैसे है मैं बताऊंगा आपको। अब देखो, अब मेरी बात को आप समझना, मेटा डायरेक्टिंग से यहां मतलब है ऐसे ग्रुप जो क्या करते हैं, आने वाले सब्स्टिट्यूएंट, आने वाले अटैकिंग ग्रुप को मेटा ग्रुप पर अटैच होने देते हैं, मेटा पोजीशन पर अटैच होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। अब देखो, जैसे मान लो मेटा कंडीशन क्या है उस पर बात करें, ठीक है। यहां पे मान लो यही अपना X लगा हुआ है कोई सा भी, तो मैंने कहा ये क्या है, आर्थो, ये क्या है, पेरा। तो ये जो थर्ड कंडीशन है ना, ये थर्ड कंडीशन मेटा पोजीशन कहलाती, ठीक है। ये क्या है, ये एक कॉमन नेमिंग का क्या है, एक पार्ट है। कॉमन नेमिंग में जो हम IUPAC में तो हम कह देते हैं 1 2 1 3 और 1 4, लेकिन हम अगर कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो हम इसको ऑर्थो बोलेंगे, इसको मेटा बोलेंगे और इसको पेरा बोलेंगे, ठीक है। देखो अब ये नेमिंग है और मैंने आपको नेमिंग के बारे में बता रखा है, और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके बेंजीन और साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग देख लेना, आपको और ज्यादा बेटर पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि कौन से मेटा डायरेक्टिंग है। देखो -I व -M वाले जो ग्रुप है, ठीक है, -I यानी कि जिनका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस में है और जिनका मेसोफेरिक इफेक्ट भी माइनस में है, वो क्या है, वो कौन से होंगे, वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अब कैसे होंगे देखो, तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल है NO2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कैसे होंगे, हर चीज पे बात करेंगे, और ये मैंने इसलिए वहां पे आपको सेकेंडरी अमीन बताया था क्योंकि जो टर्सरी अमीन होता है ना, वो क्या होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। और जो अपना
जो अपना क्या होता है, सल्फर ट्राईहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, जो अपन जब सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करवाते हैं, जब अगर वो ग्रुप भी उसके ऊपर लगा हुआ है, ये अपने सबसे प्यारे जो अपने कौन से ग्रुप, अपने कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, जो अपने कार्बोनिल ग्रुप है वो भी क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। कैसे, चलो कंडीशन पे समझते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं इस एन को ले लेता हूं, ये कुछ इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, जबकि अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, देखो इस चीज को समझना, होता क्या है, होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किसकी ज्यादा है भैया, यहाँ पे ये जो ग्रुप जुड़ा है ये यहाँ पे अपना अहम किरदार निभाएगा, ठीक है। मतलब ये खेल जाएगा, कैसे खेल जाएगा, देखो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इसके पास जो लोन पेयर है उनको भैया ये अपनी ओर खींच लेगा, यहाँ भी ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। उस वजह से क्या होंगे कि ये नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि भैया इनके पास है, मतलब नेगेटिव का मतलब ये क्या हो जाएंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी ओर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से खींच लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ज्यादा है उसका रूल आपको यही याद रखना है, ये वाला, यानी कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ये एरो इसी चीज को शो करता है, इस एरो को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में याद रखो, कहीं भी नहीं अटकोगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे मेटा डायरेक्टिंग है और कैसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखो सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं नाइट्रो ग्रुप को ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। नाइट्रो ग्रुप को ही हम क्या करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को ही हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये लो, ये NO, ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ये NO और ये N। अब क्या हुआ, मैंने कहा ना इसने खींच लिया, तो भैया ये बंदा क्या करेगा, बेंजीन रिंग से खुद इलेक्ट्रॉन ले, यानी कि कैसे ये बेंजीन रिंग से देखो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। इसको इसने क्या किया कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आगे वाली कंडीशन क्या है, देखो तो इसने इसको देगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे NO नेगेटिव, ठीक है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, बट अपने को दिखाना है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको पॉजिटिव दिखा दो, और ये हो गया आपका O, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, इसको इसलिए दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है। और अब ये इसने इसको दे दिया तो ये हो गया अपना पॉजिटिव, ये हो गया अपना ये अपना बॉन्ड और ये अपना, ठीक है। एक बार के लिए मैं आपको इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताता हूं, फिर बताता हूं कि डीएक्टिवेट कैसे है, और आने वाला ग्रुप मेटा पे ही क्यों अटैच होगा, जब उसके ऊपर वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच है, ठीक है, पहले से ही, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव होती है, बोलेगा अभी तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है भैया, ये लो तेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये लो, ठीक है। तो यहां पर हो गया वापस पॉजिटिव, ठीक है। जो लास्ट कंडीशन है वो ये है, और ये क्या करेगा, ये बोलेगा ले तू ले ले भाई यहां, लेकिन तू यहां बॉन्डिंग कर, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो फिर से है ना, आप यहां पे आओ और ऑर्थो और पैरा कंडीशन को सबसे पहले देखो यहां पे पॉजिटिव सिंबल आ रहा है, और ये पॉजिटिव सिंबल इस बात को डिफाइन करता है कि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस पोजीशन है तो यहां पर कोई सा भी ग्रुप अटैच नहीं होगा, ग्रुप होगा यहां पर अटैच, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है, थर्ड वाली जो कंडीशन है, ये मेटा कंडीशन है। इस मेटा कंडीशन पर क्या होगा, आने वाला ग्रुप अटैच होगा। अब वो भी क्या है कि मजबूरी में आके अटैच होगा, यहां पर भी इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लेकिन अब जब उसको ग्रुप में एंटर करना है तो कोई ना कोई पोजीशन पे वो एंटर करेगा, इसीलिए वो मेटा पोजीशन पे एंटर करेगा। क्योंकि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो जो ऊपर
डीएक्टिविंग ग्रुप है, उसकी वजह से वो क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया है। ठीक है, आप इस बात को समझ चुके होंगे। आप कोई सा भी ले लो, उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, आप उसको बखूबी समझ जाओगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बेंजीन के मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको बेंजीन है वो कंप्लीट समझ में आया होगा। तो अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।